नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ गौहर रसूल। शुरुआत हेडलाइन से। नाज़रीन आज की जो बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल बराए साल 2019 मंजूरी के लिए आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल भी आज लोकसभा में पेश होगा। इस बिल के जरिए जम्मू कश्मीर में आला जातों के गरीबों को 10% रिजर्वेशन देने की राह हमवार हो जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दिलाया है कि वो ऐवान में बिलों पर तफसीली मबाहिसत के साथ साथ हर सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब देने के लिए तैयार हैं। सूती वोट के जरिए कल जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल को राज्यसभा में मंजूर किया गया था। राज्यसभा में आर्टिकल 370 और दफ़ा 35A को मनसूख करते हुए रियासत की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया जा रहा है, ताहम रियासत में असम्बली बरकरार रहेगी, जबकि लद्दाख को बिना असम्बली के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने की तजवीज़ है। उधर वादी कश्मीर में आज भी कर्फ्यू नाफिज है। श्रीनगर में दफ़ा 144 लगा हुआ है। वहीं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल इंटरनेट खदमात अभी तक बहाल नहीं हुई हैं। सुबह से ही सख्ती बहुत ज्यादा कर दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया बहुत से इलाकों में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से तार बिछा दी गई है और लोगों की मूवमेंट पे खासा रेस्ट्रिक्शन है। बिना पूछताछ के, बिना उनका आई कार्ड देखे यहाँ से कोई मूवमेंट अलाउ नहीं की जा रही है। और ये पीछे देख सकते हैं यहाँ पे डाउनटाउन का इलाका है जहाँ पर अक्सर पत्थरबाजी होती है और जहाँ पर अक्सर वायलेंस होती है, लेकिन वहां पर आज सख्ती बहुत कर दी गई है। इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है लोगों से कि वो घरों के अंदर न रहें, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू के हालात में वो बाहर ना निकले। और यहाँ पर गाड़ियों की मूवमेंट पे आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जिस तरह का फैसला कल लिया गया राज्यसभा में, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका असर ना हो और वायलेंस ना हो, जिसके चलते यहाँ पर सख्ती बढ़ा दी गई है। और कल देर रात भी कर्फ्यू को लेकर जो अनाउंसमेंट थी लगातार जारी यहाँ पर की जा रही थी लाउडस्पीकर के जरिए। और अब यहाँ पर फिलहाल डलगेट के इलाके में जो है वो तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ा भी दी गई है और पूरे श्रीनगर में बहुत से इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, श्रीनगर। और इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल। मनोज, कल तो दिन भर आप हमारे साथ रहे, आप पल पल की खबर हमको देते रहे। इस वक्त की सूरत हाल क्या है, क्या रद्दअमल है जम्मू के लोगों का, क्या हालात हैं श्रीनगर के? देखें गौहर, श्रीनगर के हालात की बात की जाए तो अभी हालात में कुछ ज्यादा बेहतरी वाकई नहीं हुई है। लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो नजर बनाए हुए हैं हालात पर। कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दिए गए हैं और वहां लोगों से ये कहा जाता है बार बार कि आप घरों के अंदर ही रहें। कुछ एरियाज हैं सिविलाइज एरियाज में जहाँ हमने कल, जैसे डल लेक का एरिया है, वहाँ थोड़ी सी पब्लिक मूवमेंट दिखी थी शाम को, लेकिन मजमूई तौर पर अभी भी हालात जो हैं कशीदा बने हुए हैं और लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन इस फैसले पर क्या है वो अभी जानना मुश्किल हो रहा है। इसी दौरान जैसे कि हमने कल बताया कि महबूबा मुफ्ती और कल अरेस्ट किया गया था, उन्हें पहले हाउस अरेस्ट रखा गया था और 4 लोग जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। पहले अरेस्ट करने के बाद उन्हें हरिनिवास जो गेस्ट हाउस है वहाँ जो है एक ले जाया गया। और ये एक ऑर्डर जो आया था कि अरेस्ट के बारे में, उनके अरेस्ट के बारे में, तो उसमें ये कहा गया था कि जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में है उसमें लगता है कि हमलोकारों की सूरत हाल बिगड़ सकती है और शायद इस वजह से अगर कोई फैसला नहीं लिया गया, अगर उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया तो कुछ हालात बिगड़ने की जो है चांसेस बन सकते हैं। और इसी दौरान कल रात जो है गवर्नर की तरफ से एक मीटिंग ली गई और हाई जो जिसमें सिक्योरिटी जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया। तो गौहर अभी ये देखना बाकी होगा कि किस तरह का रिएक्शन आता है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो एंटिसिपेटेड होती हैं, जो पहले से जिनके इशारे मिल जाते हैं। जिस तरह का ये फैसला आया है तो जाहिर तौर पर जो कश्मीर वैली के लोग हैं, कश्मीर वैली के मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस फैसले से नाखुश हैं।
क्योंकि पहले ही वो जाहिर कर चुके हैं अपनी नाराजगी, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के बयानात हों या फिर आम लोगों की जो राय है, उससे भी ये जो है अख्स किया जा सकता है कि जो कश्मीर वैली के लोग हैं वो इस डिसीजन से उतने खुश नहीं हैं। अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी, सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो किस तरह से लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि धारा दफा 370 और 35A जब हटाया गया है तो उससे फायदा कितना होगा। अब लोग इसको कैसे समझ लें, लोगों को कैसे इस बात पर माइल किया जाए, उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाए कि इससे उन्हें नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो सकता है जैसा कि कहा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो रहा सवाल जम्मू में हालात का, जम्मू में भी दफा 144 नाफिज किया गया था। कल भी हमने देखा कि कुछ जो कुछ एरियाज जहाँ पर बहुत सेंसिटिविटीज होती हैं वहाँ एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया था। हालांकि शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर भी कल हमने देखा कि बैरिकेड्स लगाए गए थे और लोगों की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर ज्यादा जो रेस्ट्रिक्शन नहीं थी और आज कदरे बेहतर है हालात। हालांकि आज भी कई जगहों पर जो शहर में नाके लगाए गए हैं जहां लोगों को रोका जा रहा है। कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं जहां जैसे मैंने कहा, लेकिन मेजॉरिटी जो एरियाज हैं यहाँ जो है सिक्योरिटी के इतने ज्यादा इंतजाम नहीं है, मतलब इतना ज्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरह का फैसला आया है गौहर, तो मेजॉरिटी जो जहाँ जम्मू डिवीजन के लोगों की है वो इस फैसले से खुश दिखाई दे रहे कि धारा 370 हट गई, आर्टिकल 35A चला गया। तो इसलिए यहाँ उतनी ज्यादा जो अमन कानून की सूरत हाल के बारे में ज्यादा परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है। मनोज जो दफा 370 हटा है उससे फर्क जो पड़ेगा, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, बल्कि कहा यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा ही होगा। जो फायदा या नुकसान श्रीनगर या कश्मीर वादी के लोगों को होगा वही जम्मू के लोगों के लिए भी सेम अप्लाई होता है। तो ऐसे में लोगों के अंदर क्या गहमा गहमी, क्या रिएक्शन? देखिए, रियासत एक है लेकिन ख्यालात अलग अलग है। जम्मू के लोगों के ख्यालात कश्मीर के लोगों के ख्यालात से नहीं मिलते हैं जी। इसी तरह जो लद्दाख के लोग हैं उनके ख्यालात कुछ अलग है। हमने जो पहले देखा कश्मीर के लोगों का जो आर्टिकल 370 और 35A के साथ वाबस्तगी रही है वो इमोशनल वाबस्तगी भी है। वो कश्मीर के लोगों का ये मानना है कि ये तशख़्ख़ुस था, एक खसूसियत थी रियासत जम्मू कश्मीर की, जिसकी वजह से रियासत को एक खास दर्जा हासिल था मुल्क के अंदर। इसलिए वो उससे थोड़ा से नाराज है, वो उससे नाराज है। लेकिन जो जम्मू के लोग हैं, जम्मू के लोगों का ये मानना है कि दफा 370 हट जाए, हटने के बाद और 35A के हटने के बाद जो मुल्क के साथ रियासत का जो रिश्ता है वो और मजबूत हो जाता है। तो यही वजह है कि ख्यालात क्योंकि पहले से अलग अलग है, पहले से लोगों की सोच जो है वो अलग अलग है। इस वजह है कि आज जब ये फैसला आया है कि दफा 370 हट गया है, आर्टिकल 35A नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया लद्दाख को, अभी भी जो रिस्पॉन्स है वो मिक्स्ड है। जबकि कश्मीर में तशवीश जताई जा रही है और अगर दूसरी तरफ जम्मू में देखेंगे तो यहाँ ये कहा जा सकता है यहाँ किसी हद तक इत्मीनान है लोगों में। अगर यूनियन टेरिटरी स्टेट्स की बात करेंगे, जो लद्दाख का इलाका है वहाँ भी एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। अगर आप लेह जिले की बात करेंगे जहाँ बुद्धिस्ट की ज्यादा पॉपुलेशन है वो इस फैसले से खुश है, जबकि कारगिल जहाँ पर शिया मुसलमानों की ज्यादा पॉपुलेशन है वो उस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है। तो मजमूई तौर पर ये जो फैसला आया है उसमें मिक्स रेस्पॉन्स मिला है, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो या फिर लद्दाख हो। जी गौहर जी। मनोज, कश्मीर में फिलहाल तो इंटरनेट भी बंद है, फोन भी बंद है, लैंडलाइंस भी बंद है, तो जाहिर सी बात है बाय वर्ड ऑफ माउथ ही ये खबर फैल रही होगी। तो ओवरऑल अगर, चूंकि हमारे कई सारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद भी हैं और कुछ नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू या बाकी लोग दिल्ली से वहाँ पहुँचे हुए, तो इस वक्त कश्मीर ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या रिएक्शन नज़र आ रहा है लोगों में? मतलब किस तरह से वो इस चीज़ को, पहले बात तो ये कि इस चीज़ को हजम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा भी हुआ है, और क्या ओवरऑल रिएक्शन? उसके अलावा एक और चीज़, जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं या बाकी NC के बड़े लीडर्स या GA मीर, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, वो कहाँ है अभी? देखें, जैसे मैंने गौहर पहले ही कहा कि जिस तरह के हालात अभी है, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन बंद है, इवन लैंडलाइन फोन बंद है, अभी अगर कोई जरिया है तो वो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन है।
लेकिन माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन कितना ज्यादा हो रहा है, जो यहाँ तक कि केबल जो टीवी है वो भी बंद है, लोकल केबल नेटवर्क्स बंद है। तो क्या मतलब ये कि बहुत कम लोगों तक इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जिन लोगों को इंफॉर्मेशन मिली है वो इंफॉर्मेशन दूसरे जगह पर या दूसरे लोगों के साथ शेयर कैसे करें? फोन कर ही नहीं सकते क्योंकि बंद है, मोबाइल फोन बंद है। अच्छा मनोज, एक छोटी सी जानकारी लेना चाहूंगा आपसे। जो गवर्नमेंट मतलब दूरदर्शन है या रेडियो कश्मीर है, क्या वो काम कर रहे हैं, उन पे खबरें आ रही हैं? जी हाँ बिल्कुल, खबरें ट्रांसमिशन सभी चल रहे हैं, चाहे रेडियो कश्मीर हो या दूरदर्शन हो। जो बाकी के जो कम्युनिकेशंस हैं, हालांकि अखबारात की इशाअत पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है क्योंकि जिस तरह के हालात हैं ये पहले भी हमने देखा कि जब कर्फ्यू जैसी सिचुएशन हो जाती है उसके बाद अखबारात की में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। और फिलहाल जो लोग हैं, लोगों को जितने लोगों को मालूम है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं। वो जैसे ही जो हालात में बेहतरी होगी, अब लगता है कि कुछ देर इंतजार करना होगा कि हालात में बेहतरी आने का, उसके बाद ही जो कम्युनिकेशन की जो लाइन्स हैं या कम्युनिकेशन की जो मीन्स हैं उनको रिस्टोर किया जा सकता है। जी गौर, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स फारूक अब्दुल्ला, जी मीर या बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं गौर, वो अपने अपने घरों में हैं। सिर्फ सिवाय ये 3 हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि हमने देखा कि जो जब हालात बने थे, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उसके बाद एक कैंडल मार्च भी निकाला गया था पीडीपी की तरफ से। और वजह है वो जो वजह बताई भी गई है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये शायद मोबिलाइज करेंगे लोगों को, ये कोशिश करेंगे अमन कानून की सूरत हाल जिस तरह की भी है वो बिगड़ सकती है। उस चीज से लोग अगर सड़कों पे आते हैं तो फिर परेशानी हो सकती है, इसलिए उन्हें फिलहाल एहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज, आपसे मजीद दिन भर जानकारी लेते रहेंगे। दफा 370 को खत्म किए जाने के दूसरे दिन श्रीनगर में सिक्योरिटी में सूरत हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर ने। आज सुबह से ही सख्ती बहुत ज्यादा कर दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया बहुत से इलाकों में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से तार बिछा दी गई है और लोगों की मूवमेंट पे खासा रेस्ट्रिक्शन है। बिना पूछताछ के, बिना उनका आई कार्ड देखे यहाँ से कोई मूवमेंट अलाउ नहीं की जा रही है। और ये पीछे देख सकते हैं यहाँ पे डाउनटाउन का इलाका है जहाँ पर अक्सर पत्थरबाजी होती है और जहाँ पर अक्सर वायलेंस होती है, लेकिन वहां पर आज सख्ती बहुत कर दी गई है। इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है लोगों से कि वो घरों के अंदर रहें, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू के हालात में वो बाहर ना निकले। और यहाँ पर गाड़ियों की मूवमेंट पे आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जिस तरह का फैसला कल लिया गया राज्यसभा में, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका असर ना हो और वायलेंस ना हो, जिसके चलते यहाँ पर सख्ती बढ़ा दी गई है। और कल देर रात भी कर्फ्यू को लेकर जो अनाउंसमेंट थी लगातार जारी यहाँ पर की जा रही थी लाउडस्पीकर के जरिए। और अब यहाँ पर फिलहाल डलगेट के इलाके में जो है वो तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ा भी दी गई है और पूरे श्रीनगर में बहुत से इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, श्रीनगर। श्रीनगर में आज कर्फ्यू का दूसरा दिन। अभी सुबह सुबह थोड़ी सी आवाजाही आपको देखने को मिल रही है। यहां से थोड़ी दूरी पर टीआरसी है, पुराना टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, वहां पे सैकड़ों लोग हमने देखे अभी अभी जो इस इंतजार में है कि कब उनको एसआरटीसी का टिकट मिल जाए और वो वादी छोड़ के निकल जाएं। ये वो लोग हैं जो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। बैरूनी रियासत में इनके रिश्तेदार बहुत परेशानी के आलम में है कि वो कब घर पहुंच जाएं। जहां तक बैकलैश का ताल्लुक है, एक इतने बड़े फैसले के बाद ये उम्मीद की जा रही थी एक बड़ा रिएक्शन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और होता भी कैसे, पूरी रियासत में सब इंटरनेट सर्विसेज, तमाम कम्युनिकेशन सर्विसेज जो भी हैं, फोन है, चाहे मोबाइल फोन है, लैंडलाइन है, इंटरनेट है, ठप है, कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि सुबह सुबह आपको अभी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग चल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि यहां शायद मीडिया कर्मियों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाजत नहीं। बीजेपी ने पूरी मंसूबासाजी की थी इस ऑपरेशन कश्मीर के लिए, बहुत पक्की मंसूबासाजी। यही वजह है कि अभी तक कोई रिएक्शन, कोई भी शख्स इसके खिलाफ कोई भी हरकत नहीं कर सका, सिवाय कुछ पथराव के चंद वाकयात के अलावा अभी कोई रिएक्शन स्टेट में इसका हुआ नहीं। जहांगीर अजीज के साथ
शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। ये कश्मीर में आज दूसरे रोज़ भी लगातार कर्फ्यू जारी है। इस वक्त हम लाल चौक श्रीनगर में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेड्स के ज़रिए जो है रोड को सील कर दिया गया है। ये घंटाघर का वो इलाका है जो कि चहल पहल यहाँ पे हमेशा रहती थी। यहाँ पे इस टाइम देख सकते हैं कि किस तरह ये सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो हसास इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस चौकसी है और गाड़ियों की नकल और हमल जो है वो पूरी तरह से रोक दी है। अगर कर्फ्यू के हवाले से हम बात करें तो कर्फ्यू में कल शाम को थोड़ी बहुत नरमी देखी गई थी। लोगों की आवाजाही को भी हमने देखा कल रात को, लेकिन आज सुबह फिर से तड़के से ही कर्फ्यू एक बार फिर से नाफिज कर दिया गया है। अगर हम यहाँ इंटरनेट खदमात या मोबाइल सर्विसेज या उन लैंडलाइंस की बात करें तो वो कल से ही मुअत्तल हैं और आज भी अभी तक वो चालू नहीं की गई हैं। इधर हम बात करें तो कई जो सरकर्दा लीडर हैं, मेन स्ट्रीम लीडर जो हैं, उनको कल रात को गिरफ्तार किया गया था और उनको यहाँ पे एक सेफ मुकाम पे पहुँचाया गया था। शबीर शाह के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। घाटी में लगातार तनाव बना हुआ है। सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट मजीद की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ को हर तरफ से तैनात किया जा रहा है। हालांकि कल बुलवार्ड रोड पे ज़्यादा प्रेजेंस सिक्योरिटी की नहीं थी, लेकिन अब सीआरपीएफ को सामान से लेस यहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट में देख सकते हैं। चप्पे चप्पे पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस को रखा जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से गार्ड लोअर नहीं किया जा रहा है और सिक्योरिटी पे अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। फिलहाल कर्फ्यू की अनाउंसमेंट्स लगातार रात भर हुई और अभी भी अलग अलग जगहों पे सीआरपीएफ, पुलिस, एसएसबी और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा जा रहा है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, सबकी नजरें इस चीज पे हैं कि कहीं हालात काबू से बाहर ना जाएं। मोबाइल फोन बंद है, लैंडलाइन फोन बंद है, केबल नेटवर्क बंद है और ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विस नहीं चल रही है। तो पूरी कश्मीर घाटी का राबिता जो है बाकी देश से कटा हुआ है और साथ ही दुनिया से कटा हुआ है। फिलहाल ये अभी प्रेजेंट पोजीशन है। हालांकि ये बुलवार्ड का रोड बहुत ही पीसफुल रोड माना जाता है या एरिया माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अब कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। फिलहाल हर जगह पे सीआरपीएफ, पुलिस और यहाँ काफी जगहों पे आर्मी भी गश्त कर रही है। कल रात के दौरान काफी सारे आला अधिकारी इर्द गिर्द गश्त कर रहे थे और हालात पे नजर रखे हुए हैं। और कल भी हेलीकॉप्टर के जरिए डाउनटाउन इलाके में गश्त बढ़ाई जा रही थी और साथ ही मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो ऐसे में अभी ये कहा जा सकता है कि जब तक कर्फ्यू की सिचुएशन है, कर्फ्यू बरकरार है, जब तक घरों के अंदर लोग हैं, तब तक हो सकता है कि हालात सामान्य रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कर्फ्यू या रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएंगी, मोबाइल फोन की सर्विस रेस्टोर की जाएगी, क्या उसके बाद हालात सामान्य रहेंगे? क्योंकि लगातार विरोध कर रहे थे यहाँ के लोग कि आर्टिकल 370 या 35A नहीं हटना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कल इस तरह के हालात बने, तो ऐसे में सबकी नजरें ऐसी चीज पे हैं कि हालात क्या यहाँ काबू में रहेंगे। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। श्रीनगर में आज रेस्ट्रिक्शंस का दूसरा दिन है और आज भी यहाँ पर कल के मुकाबले ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं और कर्फ्यू यहाँ पर लगा हुआ कुछ इलाकों में। हमारे साथ हमारे साथी संदीप बोले। संदीप, यहाँ पर क्या समझा जाए कि जिस तरह की रेस्ट्रिक्शंस है, क्या ये आशंका है, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हिंसा यहाँ पे हो सकती है? बिल्कुल आशंका जताई जा रही है और जिस तरीके से धारा 370 को हटाया गया, भारत सरकार को इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी। गृह मंत्रालय पूरी तरह से नजर बनाए हुए था कि क्या हो सकता है। उसी के चलते जो है यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ ज्यादातर टूरिस्ट यहीं से आगे ऑपरेट करते हैं। अगर किसी को जाना है, कहीं कश्मीर से बाहर जाना है, श्रीनगर से बाहर जाना है, तो वहां पे आके आप यहाँ से टैक्सी मिल सकती है, यहाँ से बसेस मिलती हैं। इसीलिए यहाँ पे थोड़ी चहलकदमी आप लोगों को दिख रही होगी। बाकी पूरा जो कश्मीर का, बाकी श्रीनगर का इलाका है, पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। अभी थोड़ी देर पहले एसपी जो है वो आए थे पूरे लाल लश्कर के साथ। चूंकि हम लोग जब कवर कर रहे थे तो हम लोगों को कहा गया कि अब यहाँ पे जो है कैमरा इस्तेमाल ना करें और हमें जाने की हिदायत दी गई है। यहाँ से कुछ ही दूर पर जो डाउनटाउन का इलाका है, जहाँ पर ज्यादा हिंसा के चांसेस होते हैं, ज्यादा हिंसा की घटनाएं होती हैं, लेकिन वहां पर सख्ती बहुत ज्यादा है। इंटीरियर्स में खासतौर से श्रीनगर के सख्ती बहुत ज्यादा कर दी गई है और कल शाम से ही मूवमेंट लोगों का उस इलाके में नहीं देखा गया है। आज सुबह भी कर्फ्यू के जो हालात हैं वो कुछ एक इलाकों में यहाँ पर हैं। डल लेक के आसपास भी डिप्लॉयमेंट अच्छी खासी की गई है, लेकिन जो कुछ पैसेंजर्स हैं वो भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। और वहीं अगर हम लोकल नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा है, सड़कें एकदम खाली है। आज कर्फ्यू पासेस की भी मांग की जा रही, जो अब तक बहुत लोगों को इशू नहीं किए गए हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, श्रीनगर।
शैलेंद्र वांगू इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप स्पेशली जम्मू श्रीनगर पहुंचे हुए हैं, आपकी की रिपोर्ट हम देख रहे थे, जायजा हम देख रहे थे। इस वक्त आपकी जुबानी क्या हालात, आप जब बता रहे थे कि कर्फ्यू लगा हुआ है, कुछ हमने गाड़ियां भी देखी, एक दो गाड़ियां, ज्यादा नहीं, छुटपुट लोग भी चल रहे थे, वो लोग कौन थे, गाड़ियां कौन थी, ओवरऑल हालात क्या है, और आज के अखबारात अगर शाया हुए हों तो क्या कह रहे हैं? देखिए गौहर, सबसे पहले तो ये कि आज के अखबार हम तक अब तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि कर्फ्यू यहां लग गया है। कल देर शाम ही कर्फ्यू को लेकर यहां पर लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो रही थी। अब से कुछ देर पहले ही इस पूरे बुलेवर्ड रोड पर जो है मूवमेंट रोक दिया गया है। कुछ एक लोग जो पैदल यहां पर चल रहे हैं उनके लिए उनकी यहां मूवमेंट देखी जा रही है। एक दो गाड़ियां, इक्का दुक्का गाड़ियां देखी जा रही हैं जो रिक्वेस्ट करने पर या अपना आई कार्ड दिखाने पर मेडिकल इमरजेंसी के चलते उनको भेजा जा रहा है आगे पीछे। लेकिन इस पूरे रोड पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है जी। टूरिस्ट तो वैसे ही नहीं है, आम लोग भी सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। और यहां पर आपने हालात की बात की तो आज यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारे साथ शबीर भी हैं। शबीर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या आप कल भी आप सुबह से यहां पर लगातार थे, आज भी आपने देखा, तो कल और आज में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया? फर्क ये है कि आज कर्फ्यू में सख्ती है। जो कल कर्फ्यू था सुबह सवेरे कुछ नरमी थी, जब ऐलान हो गया इस बात का, ये मंसूबे यानी बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि क्या होने वाला है, उसके बाद से कर्फ्यू में सख्ती है। थोड़ी दूर यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग दवाइयाँ लेने गए थे, उनको भी अब वापस मोड़ा जा रहा है। आज कर्फ्यू में सख्ती है क्योंकि कल देर रात कुछ जगहों पे, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पथराव के कुछ वाक़यात पेश आए और जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है जो सीएम यहाँ के रहे हैं, और साथ में सजाद गनी लोन की खबर है, उन्हें पहले तो घरों में मैसूर किया गया था, अब उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है चश्मशाही गेस्ट हाउस, जो है तो बहुत खूबसूरत रहने के लिए लेकिन है तो कैद, उन्हें कैद कर दिया गया है। ये वो लोग हैं जो एक ज़माने में सईद अली शाह गिलानी जैसे लीडरों को वहाँ पे कैद करते थे, आज वो कैद में है। सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से, एक अच्छी बात इस बार ये हुई कि जो प्लान पूरा मंसूबा था इस मिशन कश्मीर को अंजाम देने का, उसका पूरा अरेंजमेंट पहले से किया गया था। 1.5 हफ्ते पहले एक बिल्डअप किया गया, उसके बाद सिक्योरिटी के पूरे अरेंजमेंट हुए, एक मंसूबा बंद तरीके से हुआ। यही वजह हम देखते हैं कि अभी तक कोई शख्स जो इसकी मुखालफत करना चाहेगा भी, वो अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। देखिए, अभी तक जो पथराव की अगर हम बात करें, पत्थरबाजी की बात है, कुछ इलाकों में ऐसा सुनने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं चल रहा है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, नेट नहीं चल रहा है, मोबाइल फोन्स, इवन लैंडलाइंस भी नहीं यहाँ पे चल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बिल्कुल यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है। लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ इलाकों में छुटपुट घटनाएं हुई है पत्थरबाजी की, लेकिन जो एक इमीडिएट रेस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि यहाँ पे एक बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट होगा, वैसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस तरह की खबरें जो है वो अगर मिल भी रही होंगी तो बिल्कुल गलत खबर है ये। लेकिन ये जरूर है, जैसा भी शबीर बता रहे थे, कि सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों को और उसके बाद टूरिस्ट को यहाँ से कहा गया, यहाँ से वापस लौटने के लिए, वो तो लौट गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट अभी यहाँ पर मुमकिन नहीं हो पा रही है। जो बैरियर्स लगाए गए हैं, जो बार्ब्ड वायर लगाए गए हैं, उसके बाद वहां से मूवमेंट करना बहुत लगभग नामुमकिन के बराबर है, और उनके घरों को लौटना भी फिलहाल मुश्किल है। तो फिलहाल अगर हम आज के दिन की बात करें तो कल के मुकाबले आज ज्यादा सख्ती है, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पर भी लगातार नजर रखी जा रही है, जैसा भी शबीर बता रहे थे कि बहुत से लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। लेकिन अगर हम रिएक्शन की बात करें तो 370 को हटाने के बाद अभी तक कश्मीर में कोई बड़ी हिंसा की कोई घटना नजर में नहीं आई है। गौहर, शैलेंद्र, क्या तमाम टूरिस्ट वहां से निकल चुके हैं, या टूरिस्ट के अलावा बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो वहां के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, क्या वो सब निकल चुके हैं? और अगर नहीं निकले हैं तो उनके लिए कर्फ्यू पासिस का क्या इंतजाम है, या उनको टिकट्स दिखाकर ही वो उसको कर्फ्यू पास माना जाएगा, जैसे कि अब तक चलता हुआ आ रहा था? पहले देखते थे हम लोग कि आपके पास अगर एयर टिकट है या कोई टिकट है तो वो कर्फ्यू पास माना जाएगा। उसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है? देखिए, इसके लिए ग्राउंड सिचुएशन को समझने के लिए जरूरी है कि हम शबीर मीर से बात करें। शबीर, ये बताइए, जो सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो लोग उस ऑर्डर के बाद
जो टूरिस्ट वापस नहीं निकले हैं, स्टूडेंट्स वापस नहीं निकले हैं, क्या अभी ऐसे भी स्टूडेंट्स यहाँ पर दिल्ली श्रीनगर में हैं जो फंसे हुए हैं, वो कैसे मूवमेंट कर पा रहे हैं? क्या कोई पास उनके लिए इशू किया गया, कोई कर्फ्यू का पास इशू किया गया, और खासतौर से हॉस्पिटल्स की यहाँ पे क्या सूरत हाल है? देखिए, जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है जो यहाँ पे अभी फंसे हुए हैं, उनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हैं जो यहाँ पे मजदूरी की गर्ज से पिछले 20-20 साल से 30-30 साल से आ रहे हैं। उनका मामला ये था कि वो बहुत छोटे छोटे गाँवों में, इवन LOC के करीब भी काम करते हैं, उन तक ये खबर शायद नहीं पहुँची। जो एडवाइजरी जारी हुई उसमें टूरिस्ट का जिक्र आया, उसमें यात्रियों का जिक्र आया, लेकिन उन लोगों का कोई जिक्र नहीं था, और उनके पास इतने साधन भी नहीं होते हैं कि उनके पास ये खबर पहुंचे। खबर उनके पास देर से पहुंची है, वो लोग अब निकल रहे हैं। कल भी हमने एक स्टोरी की थी, रात भर वो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है TRC, जो पुराना टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है, वहाँ पे इस वक्त भी वहाँ पे तकरीबन 700 से लेकर 800 के करीब लोग मौजूद हैं जो यहाँ से निकलने की कोशिश में है। आज भी हमने बात की, जो यहाँ होटलों में कुछ लोग काम करते हैं जो दूसरी रियासतों से हैं, वो आज भी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से निकल जाएं। हाँ, कुछ इंतजामात किए गए हैं, जो यहाँ पे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है वो उनको लेके जा रही है, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, कल भी एक हमने जायज़ा लिया था हॉस्पिटल्स का। मुश्किलात कर्फ्यू में होती हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं, अद्वियात के ताल्लुक से या किसी पेशेंट को लाना है, वो मुश्किलात होती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि कश्मीरियों ने इन हालात में जीना सीख लिया है। पिछले 35 साल से यहाँ पर न जाने कितने कर्फ्यू लगे होंगे। अब की बार मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि अब की बार शुरुआत में इतना ज़्यादा कर्फ्यू नहीं था जितना 2010 में था या 2016 में था। उन दिनों में दो तरह के खतरे रहते थे, एक ये कि जो एजिटेशन लोग करते थे वो भी रोकते थे, और जो कर्फ्यू नाफिज करते थे वो भी रोकते थे। अब की बार फ़र्क ये है कि एक मंसूबाबंद तरीके से फौज को बिठाया गया है। कल बाकायदा तौर पे कई लोगों को जाने दिया जा रहा था, पैदल भी लोग चल रहे थे। आज इसमें ज़्यादा सख्ती आई है, तो आज देखना पड़ेगा कि मुश्किलात में इजाफा जरूर होगा। शैलेंद्र, मुश्किलात में इजाफा तो होगा लोगों के वहां के, लेकिन जम्मू खित्ते की बात कर रहा हूं मैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीनों खित्तों के लोगों में अलग अलग इस चीज़ का रिएक्शन देखा जा रहा है। कहीं किसी हद तक, कहीं हद तक हम मनोज कौल से बात कर रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि जम्मू में कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है, लद्दाख वालों को ये लग रहा है कि लद्दाख को उसका हक नहीं मिला, कि अगर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उनकी असेंबली छीन गई। तो आखिर ऐसे क्या वजह है कि तीनों खित्तों के लोगों में अलग रिएक्शन है, जबकि नुकसान या फ़ायदा, जबकि ये कहा जा रहा है कि इससे फ़ायदा ही होगा स्टेट को, लेकिन जो होगा वो बराबर ही होगा। तो अलग अलग रिएक्शंस क्यों देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तीन अलग जो एरियाज हैं, ये एक ही स्टेट का हिस्सा है, लेकिन वहां के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जो जम्मू में है वो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो इस फैसले से बहुत खुश हैं जो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है। वहीं लद्दाख का ये मानना है कि वहां पर भले ही यूटी उसको बना दिया गया हो, लेकिन वहां पर भी कुछ और डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। वहां पर असेंबली के उनसे हक छीन लिए गए हैं। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सिर्फ साफ तौर पर नाराजगी है कि बिना कश्मीरियों को ऑन बोर्ड लिए ये फैसला लिया गया, और उनका ये मानना है कि पिछले इतने सालों से जो इनके पास ये एक स्पेशल स्टेटस का जो ये उनके पास ये स्टेटस था जो स्पेशल था, वो अभी इनसे छीन लिया गया, ऐसा इनका कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मानना है कि इस कदम से सीधे तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर को फायदा होगा। कल जिस तरह से अमित शाह भी, जो कि होम मिनिस्टर हैं, राज्यसभा में जो वो बयान दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था, और जो तमाम बयान सरकार की तरफ से आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो भी ये कदम उठाए गए हैं वो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, युवाओं को नौकरी के लिए और प्रोग्रेस के लिए, ताकि जो बाकी राज्यों में जो प्रोग्रेस हुई है, भारत के अन्य जो राज्य हैं उनमें जो प्रोग्रेस हुई है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में 370 के चलते प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था। तो इस कदम से सरकार ये उम्मीद करती है कि इससे प्रोग्रेस होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जो युवा हैं वो पत्थरबाजी से हटकर नौकरियों की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम ये है। इसका इंपैक्ट क्या होगा ये आने वाले दिनों में देखना होगा। आपको याद दिला दें कि अगले सोमवार को ईद है, क्या उससे पहले हालात सुधरेंगे या तब तक हालात और बिगड़ेंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक
सीधे तौर पर कोई रिएक्शन देखने को यहां पर नहीं मिला है जिसको हम वायलेंस कहें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यह जरूर है कि लोगों में नाराजगी है, बिल्कुल साफ है। और साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि सेंटर का जो प्लान है जम्मू कश्मीर को लेकर वो कितना इफेक्टिव होगा और क्या वाकई विकास के सहारे जम्मू कश्मीर की शक्ल बदली जाएगी और क्या कश्मीर एक बार फिर से जन्नत बन पाएगा या नहीं। वहीं एक और बड़ा सवाल यह है कि जो एलओसी है वो आज भी एलओसी है दोनों देशों के बीच में, इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या उस एलओसी का भी कोई हल निकाल पाएगी मोदी गवर्नमेंट या नहीं, ये फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। गौर जी शैलेंद्र, जैसा कि कल हम कई सारे लीडर्स के रिएक्शंस देख रहे थे, उनमें से गुलाम नबी आज़ाद का एक रिएक्शन ये आया था कि इन लोगों को ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बिकॉज डेमोग्राफिकली ये लोग शायद वहाँ तक पहुँचे नहीं है कि कश्मीर का बॉर्डर जो है तीन जगह मिलता है। पाकिस्तान से मिलता है, एक तरफ चाइना से मिलता है और एक तरफ जो एलओसी है जम्मू का कुछ रीजन एलओसी पे, मतलब जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे बॉर्डर मिलता है। तो उन इलाकों को इससे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उससे नुकसान ही होगा। शैलेंद्र, देखिए, जाहिर तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, इससे पिछली सरकार की बात करें, सरकार की बात करें, तो सरप्राइज एलिमेंट्स बहुत बार देखने को मिले। जैसे हम कल भी ये बात कर रहे थे कि पहले डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया, उसके बाद जीएसटी का फैसला लिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब 370 ट्रिपल तलाक का भी फैसला लिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार का यह मानना है कि इसका लॉन्ग टर्म फायदा स्टेट को होने वाला है। लेकिन अब तक इसके बारे में कि किस तरह फायदा ये पहुंचेगा लोगों तक, ये अब तक क्लियर नहीं है। क्योंकि अभी भी जिस तरह से कल अमित शाह ने कहा कि अगर हालात ठीक हुए तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा, तो इसके लिए क्या प्लान उनके पास है, क्या रोड मैप उनके पास है, ये लोगों तक इसकी जानकारी अब तक नहीं पहुंच पाई है। जो कल फैसला लिया गया है ट्राइफर्केशन का या 370 हटाने का और 35 हटाने का, इसका सीधा असर क्या होगा जम्मू कश्मीर के लोगों पर, यह अब तक लोगों तक कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा है। तो माना यह जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में इसकी जो इंपैक्ट है वो दिखाई देगा लोगों के बीच में। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है यह है कि जिस 35A को लेकर लगातार पॉलिटिकल पार्टीज भी और लोग भी ये कह रहे थे कि इसको अगर हटा लिया गया तो जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो जाएंगे, वो एक लगाव जो था 35A के साथ स्पेशल स्टेटस का कि बाहर का कोई व्यक्ति यहां पे आके जमीन नहीं खरीद सकता है, वो उस फैसले से कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या सरकार का यह फैसला वाकई में जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलेगा। हमारे साथ शबीर भी है, उसमें समझना चाहेंगे कि लोकल सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि 35A को हटा दिया गया, अब बाहर का आदमी भी यहां पे आके जमीन खरीद सकता है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि पिछले 70 सालों से इन्वेजन नहीं हुआ बाहर की तरफ से। जम्मू में भी हिंदू पॉपुलेशन है, लद्दाख में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, वो कभी आके कश्मीर में बसे नहीं है। तो क्या इसको हटाने से बाहर के लोग आके बसेंगे, इन्वेजन होगा, इस तरह के लोगों में यहां पर एक शक क्यों है? देखिए, ये इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, 35A कैसे आया यहाँ पे, तो ये डोगरा रूल में आया और वजह यही थी, जम्मू डोगराओं को लगता था कि पंजाब से लोग आएंगे, उनकी नौकरियां छिन जाएंगी, उनका रोजगार छिन जाएगा। आज भी इसके साथ लोगों का लगाव ये है, इसकी एक कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर, एक कल्चरल शनाख्त को लेकर लोगों का एक लगाव रहा है और वो रहेगा। और इसके खिलाफ यहाँ लोगों में गुस्सा बहुत है। अब होगा क्या? हमें जो एक नैरेटिव बनाया गया है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ पे 370 है, यहाँ पे लोग बाहर के लोग व्यवसाय नहीं लगा पा रहे हैं। इसके बारे में हमने कई बार बहस की यहाँ के पॉलिटिशियंस से, जो भी यहाँ पे वजीर आला रहे हैं या पॉलिटिशियंस रहे हैं मेन स्ट्रीम के, जो इस पे सियासत करते हैं, अलहदगी पसंद इस पे सियासत कभी नहीं करते। जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कि हमने जब भी किसी को यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगानी होती है तो हम उनके लिए ज़मीन रखते हैं। 4 साल पहले की बात है, यहाँ पे एक बड़ी कंपनी ने को ज़मीन दी गई, उसने उस पर कोई कारखाना नहीं लगाया। अब देखना यह है कि होगा क्या यहाँ पे व्यवसाय और किस तरह का। कश्मीर की अगर आप बात करें, इसकी टोपोग्राफी ऐसी है, इसका जियोग्राफिया ऐसा है कि यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री नहीं लग सकती। तो किस तरह की इंडस्ट्री लग सकती है? सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, वो तो वैसे भी उसके लिए तो कोई ज़मीन की कमी नहीं थी। ये एक आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट ये है, जहाँ तक नौकरियों का ताल्लुक है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक बुजुर्ग यहाँ से जा रहे थे, उनसे मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमें खतरा लग रहा है, हमारे आने वाले बच्चे क्या करेंगे, उनकी नौकरियां छिन जाएगी। वही सेंटिमेंट जो उस वक्त
डोगरा लोगों ने वो लेके गए थे राजा के पास। वो कह रहे हैं कि जब अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़राए नहीं है, यहाँ पे इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, यहाँ पे इतनी तरक्की नहीं हुई है, इतने ट्रेनिंग्स के ऑप्शंस नहीं है, तो जब अब जॉब्स के लिए कट थ्रोट कंपटीशन होगा, हमारे बच्चों को पूरे इंडिया के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। ये एक कंसर्न है। अब देखना ये होगा कि किस तरह के वो जो नैरेटिव उन्होंने बनाया है कि यहाँ पे व्यवसाय लगेगा, रोजगार बढ़ेंगे, तो किस तरह बढ़ेंगे। ये स्टेट ऐसी स्टेट है जहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरियों पे मैक्सिमम आबादी, मैक्सिमम मईशत सरकारी नौकरियों पे चलती है। उसके बाद टूरिज्म का बुरा हाल है। पीक सीजन में वो खत्म हो चुका है। अभी शैलेंद्र यहाँ पे आए हैं, ये ज्यादा समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह के हालात अब हैं टूरिज्म के, जो पीक सीजन रहता है। शैलेंद्र से जानना चाहेंगे, शैलेंद्र आपने क्या देखा यहाँ पे, किस तरह के हालात देख रहे हैं? आपने बात भी की कुछ लोगों से जो टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है, क्या आपने उनसे सुना? देखिए, जाहिर तौर पर टूरिस्ट सीजन अभी पीक पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर किया गया यहाँ से टूरिस्ट के लिए और अमरनाथ यात्रियों के लिए उनके घर लौटने का, उसके बाद यहाँ पर लगभग सभी यात्री जो हैं वो छोड़कर चले गए हैं, टूरिस्ट छोड़कर चले गए। ये पूरा इलाका खचाखच भरा होता था इस वक्त, इस सीजन में, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मौसम काफी अच्छा रहता है। लेकिन इस माहौल में यहाँ पर टूरिस्ट नहीं रह रहा है। इक्का दुक्का कहीं टूरिस्ट होगा। कुछ फॉरेन टूरिस्ट कल मुझे एयरपोर्ट पर भी दिखे थे जो वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे अभी शब्बीर बता रहे थे कि 35A के बाद अब होगा क्या, सरकार का यह मानना है कि 35A के कारण जो 370 था उसके कारण प्रॉब्लम ये आ रही थी कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, मेडिकल कॉलेजेस में जो एक्सपर्ट लेवल है, जो एक्सपर्टीज प्रोफेशनल्स हैं, वो यहां पर नौकरी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो यहां पे डॉक्टर्स हैं या यहां पे जो इंजीनियर्स हैं, उनके पास उस लेवल का एक्सपर्टीज नहीं था जो कि देश के बाकी हिस्सों में डॉक्टर्स को नौकरी मिलती है। यहां पे प्रावधान उसका नहीं है। दूसरा ये कि जो करीब 21 परमवीर चक्र मिले हैं सेना में, उसमें से 16 ऐसे परमवीर चक्र उन जवानों को मिले हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अपना खून दिया है, जो यहां पर शहीद हुए हैं। लेकिन उनकी फैमिलीज को भी यहां पर जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उनको आउटसाइडर कहा जाता है। वहीं IAS ऑफिसर्स की बात करें जो यहां पर 20 से 22 साल तक यहां पर नौकरी करते हैं, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको भी यहां पर जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। खैर, मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं है, मुद्दा विकास का होना चाहिए। ये जाहिर तौर पर सरकार का यह कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सभी लोगों के लिए। और अगर यहां पर बाहर के लोग अगर यहां पर इंडस्ट्रीज लगाते हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूट लगाते हैं, होटल सेटअप होते हैं, अगर माहौल ठीक होता है तो जाहिर तौर पर इससे कश्मीर का जरूर फायदा होगा, कश्मीर के लोगों का भी फायदा होगा। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि सरकार के पास जो रोड मैप है इन तमाम चीजों को करने के लिए, वो रोड मैप लोगों तक पहुंचना चाहिए कि सरकार किस तरीके से यहां पर विकास लाएगी, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, किस तरह से लोगों को उनके सेंटिमेंट को, जैसे मोदी सरकार कहती आई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका विश्वास जीतने की जरूरत है। अगर ये विश्वास नहीं होगा तो कश्मीर के हालात नहीं सुधरेंगे। इसलिए जरूरी है कि पार्लियामेंट के बाहर भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, कश्मीर के लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि आखिर मोदी गवर्नमेंट किस तरह से उनके बेनिफिट के लिए, उनके फायदे के लिए सोच रही है और क्या रोड मैप है उनके पास कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने का। गौहर जी, फिलहाल ज़रूरत इस बात की है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से, जो गवर्नमेंट का रोड मैप है, उसकी एक कॉपी या उसको आवाम तक पहुंचाया जाए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपके ज़रिए शब्बीर का भी शुक्रिया। आपसे मज़ीद भी रब्ता करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।